नमस्कार। तो चलिए आज हम एक ऐसे सफर पर चलते हैं जो हमें जीवन के बिल्कुल सेंटर में ले जाएगा, यानी कोशिका। ये वो दुनिया है जो हम सबकी बुनियाद है, और हम इसे इस तरह से समझेंगे कि नीट का कोई भी सवाल मुश्किल ना लगे। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? पहले समझेंगे कि सेल आखिर है क्या। फिर देखेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल की दो अलग दुनियाओं को। उसके बाद सेल की बाहरी परतों, उसके अंदर के एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम और बाकी सभी जरूरी मशीनरी यानी कोशिकांगों को जानेंगे। और आखिर में सब कुछ रिवाइज करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, कोशिका क्या है। चलिए जीवन के इस ब्लूप्रिंट को समझने की शुरुआत करते हैं। कभी सोचा है कि एक पेड़, एक जानवर या हम इंसान आखिर किस चीज से बने हैं? वो सबसे छोटी चीज क्या है जो हमें जीवित बनाती है? इस सवाल का जवाब बहुत छोटा और सिंपल है। वो है कोशिका। कोशिका यानी सेल को आप एक इमारत की ईंट की तरह समझ सकते हैं। जैसे हजारों ईंटें मिलकर एक घर बनाती हैं, वैसे ही अरबों कोशिकाएं मिलकर हमारा शरीर बनाती हैं। चाहे एक छोटा सा बैक्टीरिया हो या एक विशाल पेड़, हर कोई कोशिकाओं से ही बना है। मतलब ये वो सबसे छोटी इकाई है जो अपने आप में पूरी तरह जिंदा है। इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। 1838 में श्लाइडन ने कहा कि सारे पौधे सेल से बने हैं। अगले ही साल श्वान ने कहा, अरे यही बात तो जानवरों पर भी लागू होती है। पर एक पजल का टुकड़ा अभी भी गायब था। वो टुकड़ा जोड़ा रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में, जब उन्होंने कहा उमनिस सेलुला आस सेलुला, मतलब हर नई कोशिका पुरानी कोशिका से ही पैदा होती है। और बस यहीं से जीवन की निरंतरता का राज खुल गया। तो चलिए अब सेल की दो अलग अलग दुनियाओं में चलते हैं। ये हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं। ये टेबल समझिए नीट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, सबसे बड़ा फर्क है न्यूक्लियस यानी केंद्रक का। यूकैरियोटिक सेल में डीएनए एक तिजोरी यानी न्यूक्लियस के अंदर सुरक्षित रहता है। वहीं प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए बेचारा ऐसे ही साइटोप्लाज्म में बिखरा रहता है। और दूसरा बड़ा फर्क जो याद रखना है वो है राइबोसोम। प्रोकैरियोट्स में 70S और यूकैरियोट्स में 80S। ये छोटा सा एस का फर्क बहुत मायने रखता है। अगर हम एक बैक्टीरिया का देखें तो वो एक टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल है। उसके पास एक बहुत मजबूत सेल एनवेलप होता है। और एक और मजेदार चीज होती है प्लाज्मिड। ये डीएनए के छोटे छोटे गोल टुकड़े होते हैं जो उसे एंटीबायोटिक से लड़ने जैसी सुपर पावर दे सकते हैं। तो देखने में भले ही सिंपल लगें, पर होते बड़े स्मार्ट हैं। ठीक है, प्रोकैरियोट्स को समझने के बाद अब बारी है यूकैरियोटिक सेल की, और इसकी शुरुआत हम करेंगे इसकी बाहरी दीवारों और दरवाजों से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को समझने के लिए हमें जानना होगा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये नाम सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर है बहुत सिंपल। बस कल्पना कीजिए कि ये एक नदी है जिसमें प्रोटीन की नावें तैर रही हैं। ये कोई पत्थर की दीवार नहीं है, बल्कि एक लचीली बहती हुई बाउंड्री है, और इसी वजह से सेल मूव कर पाती है, अपना शेप बदल पाती है। तो ये काम कैसे करती है? इसकी बनावट ही बड़ी स्मार्ट है। इसके जो लिपिड्स हैं उनका सिर पानी को पसंद करता है और पूंछ पानी से दूर भागती है। इसी वजह से ये एक परफेक्ट गेट कीपर बन जाती है। ये तय करती है कि कौन अंदर आएगा और कौन बाहर जाएगा। इसीलिए इसे सिलेक्टिवली परमिएबल कहा जाता है। ये सेल का पर्सनल बाउंसर है। अब आता है एक और बहुत बड़ा फर्क, और ये नीट का एक फेवरेट क्वेश्चन है। प्लांट सेल्स के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और मोटी मजबूत दीवार होती है जिसे सेल वॉल कहते हैं। ये उन्हें सपोर्ट और प्रोटेक्शन देती है। एनिमल सेल्स में ये दीवार नहीं होती और इसीलिए वो ज्यादा लचीली होती हैं। अब हम सेल के अंदर और गहरे चलते हैं, ऐसी जगह पे जो एक बिजी फैक्ट्री की तरह काम करती है। इसका नाम है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। यहां सब कुछ टीम वर्क से होता है। तो इस फैक्ट्री में कौन कौन काम करता है? इसके 4 मेन मेंबर हैं: एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपैरेटस, लाइसोसोम और वैक्यूल्स। ये चारों एक टीम की तरह काम करते हैं। एक बात जरूर याद रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट इस टीम का हिस्सा नहीं है, वो अपना काम खुद करते हैं। तो सबसे पहले है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या शॉर्ट में ER, और इसके समझिए 2 डिवीजन हैं। एक है रफ ER जिसकी सतह पर दाने दाने जैसे राइबोसोम चिपके होते हैं, ये प्रोटीन बनाता है। दूसरा है स्मूथ ER जो बिल्कुल चिकना होता है, ये लिपिड बनाता है और जहरीली चीजों को साफ करता है। तो सोचिए एक प्रोटीन का सफर कैसा होता है। ये एक तरह की डिलीवरी सर्विस है। प्रोटीन बनता है रफ ER में, फिर उसे मॉडिफाई और पैक करने के लिए गोल्जी एपैरेटस के पास भेजा जाता है।
गोल्जी उसे एक पैकेट यानी वेसिकल में बंद करके सही पते पर भेज देता है। देखा कितना बढ़िया टीम वर्क है। चलिए अब फैक्ट्री से निकलकर सेल सिटी के दूसरे जरूरी डिपार्टमेंट्स को देखते हैं। अब आते हैं सेल के सबसे जरूरी हिस्से पर, उसका हेड ऑफिस या कहें तो उसका दिमाग। वो है न्यूक्लियस। ये एक डबल मेम्ब्रेन के अंदर हमारे जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए को संभाल कर रखता है। और इसी के अंदर न्यूक्लियोलस नाम की एक छोटी सी फैक्ट्री है जो प्रोटीन बनाने वाली मशीनें यानी राइबोसोम बनाती है। सारे बड़े फैसले यहीं से लिए जाते हैं। ये नाम तो सबने सुना होगा, माइटोकॉन्ड्रिया यानी सेल का पावर हाउस। ये वो जगह है जहां खाना एनर्जी में बदलता है, जिसे हम एटीपी कहते हैं। पर सबसे मजेदार बात यह है कि ये सेमी ऑटोनॉमस है, मतलब इसके पास अपना खुद का डीएनए और 70S राइबोसोम है। ऐसा माना जाता है कि शायद ये कभी एक आजाद बैक्टीरिया रहा होगा। ये एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में मिलता है। सबसे मशहूर है क्लोरोप्लास्ट, जो पौधे का किचन है, जहां फोटोसिंथेसिस से खाना बनता है। फिर है क्रोमोप्लास्ट, जो फलों और फूलों को सुंदर रंग देते हैं। और तीसरे हैं ल्यूकोप्लास्ट, जो स्टार्च और तेल जैसे न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करते हैं। चलिए जल्दी से कुछ और जरूरी ऑर्गेनेल्स को भी देख लेते हैं। लाइसोसोम सेल की सफाई करने वाली टीम है, जिसे सुसाइडल बैग भी कहते हैं। वैक्यूल्स बड़े बड़े स्टोरेज टैंक हैं जो खासकर प्लांट सेल में पानी स्टोर करके उसे सीधा रखते हैं। राइबोसोम वो छोटी छोटी फैक्ट्रियां हैं जहां प्रोटीन बनता है। और साइटोस्केलेटन ये सेल का अंदरूनी ढांचा है जो उसे शेप और सपोर्ट देता है। तो अब तक हमने सेल के अंदर की पूरी दुनिया देख ली। अब चलिए सब कुछ समेटते हैं और नीट के लिए जो सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं उन पर फोकस करते हैं। ये टेबल इसको तो बहुत ध्यान से देखना है। ये प्लांट और एनिमल सेल के बीच के सारे बड़े फर्क को एक जगह ले आती है। याद रखिए, सेल वॉल, प्लास्टिड और बड़ा सेंट्रल वैक्यूल सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं, जबकि सेंट्रियोल एनिमल सेल की पहचान है। ये नीट के लिए एक सुपर हाई यील्ड टॉपिक है। तो इस पूरे सफर के अंत में मैं एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। याद कीजिए, हमने सेल के पोस्ट ऑफिस की बात की थी, जो प्रोटीन और लिपिड को सही से पैक करके सही जगह भेजता है। सोचिए वो कौन सा कोशिकांग था। इसका जवाब सोचना हमें ये याद दिलाएगा कि एक कोशिका के अंदर हर हिस्सा कितनी खूबसूरती से मिलकर काम करता है, ठीक एक परफेक्ट टीम की तरह।